हेलो डियर स्टूडेंट, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का जो नेक्स्ट हमारे डिजीज़ है कॉलेरा एंड टाइफाइड, आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कॉलेरा होता क्या है ऑलमोस्ट सभी जानते ही हैं। ये भी एक हमारी डिज़ीज़ है जो इंटेस्टाइनल डिज़ीज़ है, आपके पेट में स्टमक में जाकर के इन्फेक्टेड कर देती है और इससे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हमें देखने को मिलते हैं। तो कॉलेरा जो है वो एक सीवियर कंडीशन है। ये जो होता है अधिकतर आपके डायरिया कॉज करता है। कॉलेरा इज़ अ एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इन सब कंडीशन इट बिकम अ रैपिडली फैटल। ये बहुत ही एक गंभीर स्थिति है, इसकी वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाता है। और एक ये बैक्टीरिया है और इसकी कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉलेरा इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसका नाम क्या है जिस बैक्टीरिया की वजह से ये कॉलेरा हो जाता है हम लोगों को? विब्रियो कॉलेरा। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और विब्रियो कॉलेरा है। इसका नाम बहुत ध्यान से याद रखना है, विब्रियो कॉलेरा। जैसे कि ये डिज़ीज़ का नाम है उसी तरह से डिजीज़ की बैक्टीरिया का भी नाम मिलता जुलता हुआ है। इसके कॉजेटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरा। ये बहुत ही टॉक्सिक होता है। ये आपकी इंटेस्टाइनल में जाकर के चिपक जाते हैं और जो म्यूकस एपिथेलियम लेयर है इंटेस्टाइन के या स्टमक के, उनको ये डैमेज करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक या तो HCl का सिक्रेशन कम हो जाता है या फिर तो जो खाना है वो ठीक से पच नहीं पाता है और उसकी वजह से काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं। इसके अदर कॉज क्या है? एक्सपोज ऑफ पुअर हाइजेनिक कंडीशन। अगर ये कंडीशन बहुत ही ख़राब है, आपका पुअर हाइजेनिक कंडीशन में साफ़ सफाई नहीं रखा जा रहा ना खाने के टाइम ना खाना बनाने के टाइम पे, तो हैज़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया ऐसी ही जगह में पाए जाते हैं। और दूसरा इसका क्या है? ईटिंग रॉ और अंडर कुक फूड। या तो कच्चा खाना खा रहे हैं, रॉ खाना यानी मतलब जो पूरा कच्चा हो, जैसे कि हम लोग खेतों से गाजर या मूली ये सब उखाड़ के हल्का सा धो लिया, बस ऐसे ही खा लिया। ऐसे खाने में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि फिर आपको इन्फेक्ट कर देते हैं। और अनकुक्ड फूड, या तो हम जो खाना बना रहे हैं वो ठीक से पका ना हो, कच्चा हो, क्योंकि हम खाना इसलिए बनाते हैं कि सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, पर उसे वो हमारे पेट में जाके अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके और उसको हम अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, उसका प्यूरा न्यूट्रिशन जो है हमें मिल सके। इस वजह से भी हम कुक करते हैं। अगर वो अनकुक्ड हो तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो जीवित ही रहेंगे, फिर आपके बॉडी में आप चले जाएंगे। फिर थर्ड है डिफिशियंसी और लैक ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक एन इंडिविजुअल प्रोन टू कॉलेरा। जैसे मैंने बताया कि डिफिशियंसी ऑफ HCl, जैसा कि ये जो विब्रियो कॉलेरा है वो एंट्रोटॉक्सिन जो है वो बहुत ही टॉक्सिक चीज़ें रिलीज़ करता है और ये छोटी आंत में जाके चिपक जाता है। और छोटी आंत के जो एपिथेलियम लेयर है, जिससे म्यूकोसलर एपिथेलियम लेयर, उससे जो HCl सिक्रीट होते हैं उस लेयर को ये डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से HCl सिक्रेशन कम हो जाता है। जब HCl सिक्रेशन कम हो जाएगा तो जो भी आप फूड खाएंगे वो अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होगा, इन द सेंस कि वो फूड HCl जो है कम HCl रहेगा तो वो उतने खाने को अच्छे से तोड़ नहीं पाएगा या फिर उसको अच्छे से स्लरी नहीं बना पाएगा, तो जिस वजह से आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और वो खाना फिर अनडाइजेस्ट होने की वजह से आपको ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है? मोस्ट कॉमन कंटामिनेशन सोर्स इज इट फीकल ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो सबसे मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है? फीकल मटेरियल यानी मल मूत्र, वो है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मटेरियल्स में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है और हम ऐसे कोई इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर ये सब गंदगी मौजूद हो, तो उससे हमें भी होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि साफ़ सुथरी जगह पर रहे, शौच हमेशा अपने शौचालय पे ही करें, खुले में ना करें, इसीलिए कहा जाता है। द डिजीज स्प्रेड रैपिडली इन एरिया वेयर प्रॉपरली ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड ड्यूरिंग वाटर इन नॉट कैरिड आउट। ऐसी जगह पे
डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा से फैलते हैं। डिजीज़ स्प्रेड रैपिडली इन एरिया जहाँ पर ट्रीटमेंट ना हो सीवेज का, मतलब कि जहाँ पर खुली नाला हो, जहाँ ढका ना हो, पानी ऐसे ही गंदा पानी ऐसे ही बह रहा हो, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट होंगे, तो वो बैक्टीरिया वहाँ पनपेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे। फिर आप कहीं आसपास में रह रहे हो तो खाना बना रहे हो तो उस खाने पे वो आ जाएंगे किसी न किसी पर्सन के थ्रू या किसी से, और फिर आपको इन्फेक्टेड कर देंगे। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स क्या है। इनके जो सिम्टम्स है वो 1 से 3 डेज़ के अंदर आपको दिखाई देने लगेंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब भी कुछ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहला जो सिम्टम्स आएगा, आपको डायरिया होने लगेगा, आपका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, खाना नहीं पच पाएगा, और फिर वो खाना ना पच होने के बाद डायरिया की वजह से बार बार फीटल मटेरियल के थ्रू निकलता रहेगा और आपके बॉडी में फ्लूइड्स की, वाटर की, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या होगा, एब्डोमेन और लेग क्रैम्प्स होंगे, यानी एब्डोमिनल पेन होंगे, क्रैम्प होंगे, ऐंठन से महसूस होगी। दूसरा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बार बार अब डायरिया होने की वजह से आपको पानी की कमी हो जाएगी। तीसरा है डायरिया विद अ फिशी ऑर्डर्स। इस पर नहीं मैंने डिनोट किया है, फिशी ऑर्डर्स इन द सेंस कि मतलब जैसे मछली खरीदने जाओ तो जैसे महकता नहीं वैसे स्मेल करेगा ड्यूरिंग डायरिया। ड्राई माउथ एंड स्किन, जब पानी की कमी हो गई है तो जाहिर सी बात है आपका मुंह सूखने लगेगा, स्किन सूखने लगेगा। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, जब आप बार बार डायरिया जाएंगे तो आपको फोर्स एक लगना पड़ेगा और आप शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो ब्लड पंप करना ज़्यादा पड़ेगा, इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाएगी। फिर टायर्डनेस, आपको बार बार जाओगे तो थकावट तो होगी, एक तो शरीर में न्यूट्रिशन जा नहीं रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो बार बार आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको थकावट महसूस होगी, नौजिया यानी वॉमिटिंग सब फील होगा बार बार। ये इसके कुछ सिम्टम्स थे। अब प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम इससे रोकथाम करें, स्टेलाइजेशन यानी कि कैसे विसंक्रमण का, स्टेलाइजेशन मतलब हिंदी में होता है विसंक्रमण, मतलब कैसे किसी को फ्री फ्रॉम पैथोजन बैक्टीरिया या वायरस करें। इट इज़ इसेंशियल टू डिस्पोज एंड ट्रीट द इन्फेक्टेड फीकल वेस्ट, वाटर प्रोडक्ट एंड ऑल कंटामिनेटेड मटेरियल, जैसे कि क्लोथ, बेडिंग etc ऑफ cholera patients material is contact with the cholera patients should be, कि जो भी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कपड़े, क्लोथ्स, बेडिंग, बेडशीट या डिस्पोजल गिलास जिसमें उसने खाया हो, चम्मच वगैरह, ये सब चीज़ें उनको अच्छे से डिस्पोज कर दिया जाए। क्यों, और या फिर तो डिस्पोज कर दिया जाए इन द सेंस मतलब कि उनके जो भी यूज़ है, वन टाइम यूज़ वाले जो भी सब्सटेंस है, यूज़ है, उन सबको अच्छे से पन्नी में रैप करके अच्छे से डस्टबिन में डालें ताकि उससे किसी और को ना हो। और दूसरा कि जैसे वो बॉटल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, गिलास यूज़ कर रहे हैं या कपड़ा बेडशीट है, उनको स्ट्राइल करें इन द सेंस मतलब अच्छे से उसको धोए, प्लस गर्म पानी में उन्हें धोए अच्छे से ताकि वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो जाए और उनके दोबारा यूज़ के लिए क्लीन हो और दूसरों के लिए भी कोई हार्मफुल ना हो। दूसरा बात कि जब कोई भी पानी पिया जा रहा है वो वाटर भी हॉट वाटर हो। क्यों कहा जाता है गर्म पानी पीजिए, लोग आजकल बहुत फैशन में ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा पानी शरीर को हर तरह से नुकसानदेह करता है, गर्म पानी ही पीना ही चाहिए, हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठंडे के दिन में हमेशा सादा पानी पीना चाहिए, फ्रिज से निकला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, उसको थोड़ा देर सेटल डाउन हो जाए, उसका रूम टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा आने लगे तब उसको पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से जो बैक्टीरिया वायरस है अगर आपके माउथ में है तो वो आधे वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तो जो भी पानी पी रहे हैं वो गुनगुना गर्म पानी हो और जो भी यूज़ कर रहे हैं पानी वो गंदा ना हो। बर्तन वर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए उसमें वो क्लोरीनेटेड हो, ब्लीच यूज़ किया गया हो, साफ़ सुथरा पानी हो ताकि उससे दोबारा इन्फेक्टेड ना हो पर्सन।
properly sterilized by washing in hot water and added with chlorine bleach. Sewage. Generally, sewage before entering the waterway on underground water supply should undergo antibacterial treatment with chlorine, ozone, UV light or any other affected agent. अब इसमें बताया जा रहा है कि जो सीवेज जो होते हैं उनके ऊपर या इनके नीचे पाइपलाइन बनी है, जिस जो ग्राउंड वाटर है या पाइपलाइन है वहाँ पर, जिससे हमें पीने का पानी हमारा आ रहा है, यूज़ वाटर आ रहा है, वो शुड बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल होना चाहिए. उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए क्लोरीन डाल के या ओजोन यूवी लाइट रेज पास करके या एनी अदर इफेक्टिव एजेंट यूज़ करके उस पानी को फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया करना चाहिए, ताकि वो आपके घर तक पहुंचने में ही वो साफ़ सुथरा हो. आपको घर में ही साफ़ सुथरा तो करना ही करना है, लेकिन वो घर में जो पहुंच रहा है वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए. नेक्स्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन. सबसे अधिकतर गंदगी, अधिकतर बीमारी हमारी 70 to 85% जो बीमारी होती है वो हमारे गंदे दूषित पानी पीने की वजह से होती है. इसीलिए पानी का प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. वाटर प्यूरिफिकेशन इन एरिया वेयर कॉलेरा इन्फेक्शन इज़ prevalent, the water intended for drinking, washing, cooking should be sterile by boiling, chlorination, ozone water treatment, UV light sterilization और antimicrobial filtration. जो भी पानी है वो वाटर प्यूरिफिकेशन हो, यानी इन द सेंस कि अगर किसी के पास आरओ नहीं है तो वो घर पे भी अपना उसको अच्छे से ट्रीट कर सकता है. उस पानी को अगर वो ड्रिंकिंग, वॉशिंग या कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो बॉइलिंग हो या क्लोरीनेटेड हो, क्लोरीन की गोली आती है वो डाल दी जाए, या ओजोन या यूवी लाइट की ट्रीटमेंट की जाए. यूवी लाइट रेज होती है जिनसे बैक्टीरिया मरते हैं, किल होते हैं, और उनको ऐसे एंटी माइक्रोबियल फिल्ट्रेशन आते हैं, फ़िल्टर पेपर्स आते हैं, तो उसको आप फ़िल्टर पेपर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं. कुछ 0.03 माइक्रो सीव के आते हैं, उनको आप यूज़ करके अपने वाटर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं ताकि वो छन जाए और आपके हाथ में या आपके बर्तन में जो भी पानी आ रहा है वो साफ़ सुथरा हो. यानी वाटर प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गंदा चीज़ तो खाना नहीं चाहेंगे खुद से जानबूझ के, लेकिन कभी कभी गंदा पानी हम पी जाते हैं जानबूझ के या अनजाने में. इसीलिए पानी का जितना साफ़ हो उतना ही अच्छा है. उससे हम नहाते हैं, खाते हैं, यूज़ करते हैं, हर जगह सफाई में, क्लीनिंग में यूज़ करते हैं. अगर पानी ही गंदा होगा तो हम चारों तरफ से बैक्टीरिया से घिरे होंगे. इसके जो प्रिवेंशन में दूसरा है वैक्सीन. अब इतना तो आप घर पे ख्याल रखेंगे, पर वैक्सीन जो हमारी प्रिवेंट करती है डिज़ीज़ को पूरे शरीर में फैलने से या इन्वायरमेंट में फैलने से, लोगों के बीच फैलने से. तो कुछ वैक्सीन है, जैसे 2 वैक्सीन, नेमली किल्ड होल सेल वी कॉलेरा 01 कंबाइंड विथ प्यूरिफाइड रिकम्बिनेशन बी सब यूनिट ऑफ कॉलेरा टॉक्सिन. कुछ वैक्सीन आती है, जैसे कि एक है किल्ड होल सेल 01 और बी की कंबाइन करके एक वैक्सीन दी जाती है. इन वैक्सीन को यूज़ किया जाए, लगाया जाए और अपने आप को कोलेरा से फ्री फ्रॉम रखा जाए. नेक्स्ट हमारी जो डिज़ीज़ है वो है टाइफाइड. टाइफाइड आमतौर पे सब लोग जानते हैं, टाइफाइड फीवर, क्योंकि ये टाइफाइड जब भी होता है तो फीवर ही इसका मेन और सबसे पहला सिम्टम्स शो करता है. बहुत ही हाई फीवर होता है. टाइफाइड ऑल्सो नोन एज टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय इंटेस्टाइनिंग द फूड और वाटर कंटामिनेटेड विथ फीकल फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन. टाइफाइड को जो हम लोग कहते हैं टाइफाइड फीवर भी कहते हैं. ये हमारे इंजेस्टिंग जो खाना हम खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाने की वजह से होता है, जो अनसेफ फूड होता है, अनहाइजीनिक फूड. और ये जो ग्रोथ है इनकी वो कम से कम आपके 37 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी हो जाता है. मतलब इतने कम टेम्परेचर पे भी ये टाइफाइड के जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ करते हैं. और टाइफाइड इसका कॉजेटिव एजेंट देखते हैं. कॉजेटिव एजेंट इज अ ग्राम नेगेटिव शॉर्ट
बैसिलस सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इसके बैक्टीरिया का नाम है। इसको शॉर्ट में एस टाइफी यानी सैल्मोनेला टाइफी भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसमें सैल्मोनेला ए बी एन से है। पैरा टाइफॉइड स्ट्रेन्स। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की वह कैसे फैलता है। तो टाइफाइड इज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हाई कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया थ्रू द फीकल ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन इज एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कंटामिनेटेड द सराउंडिंग वाटर सप्लाईज। जो टाइफाइड है वो ट्रांसमिट होते हैं बाय द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड मतलब दूषित खाने और वाटर से। देखिए ऑलमोस्ट आधे से अधिक जो डिजीज़ है वो आपके गंदे दूषित खाने और पानी की वजह से ही फैलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया गंदे जगह पे ही होते हैं और उनको आप इनहेल कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, तो फिर ये आपके बॉडी में जा कर के अपनी ग्रोथ करते हैं और फिर आपको पूरी तरह से बीमार कर देते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होंगे। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर एस टाइफी इज़ 1 to 2 वीक, मतलब 1 से 2 सप्ताह के अंदर में ही ये इंक्यूबेट हो जाते हैं, प्रॉपरली ग्रोथ करके तैयार हो जाते हैं किसी को भी बीमार करने के लिए। कुछ इनमें फॉलोइंग सिम्टम्स हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला तो लेस ऑफ एपेटाइट, यानी आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। मसल्स एक एंड पेन होगा, मसल्स में दर्द होंगे, पेन होगा। और चेस्ट कंजेशन, छाती भारी भारी से लगेगा, जैसे लगेगा कि कुछ दबा हुआ है, किसी ने दबा रखा है। हेडेक होगा यानी सर में दर्द होगा। एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट, मतलब आपके नाभि से नीचे पेट में यहाँ दर्द होगा और आपको अच्छा फील नहीं होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। फीवर अप टू 104 डिग्री, आपका फीवर बहुत हाई चला जाएगा, 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जा सकता है। और डायरिया इंटेस्टाइनल, जितने भी इंटेस्टाइनल डिजीज़ है उसमें एक कॉमन सिम्टम्स है वो डायरिया। जब इंटेस्टाइन आपका इन्फेक्टेड हो जाता है तो आपको सबसे पहला कॉमन जो सिम्टम्स दिखाई पड़ेगा वो है डायरिया। इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसको हम कैसे रोकथाम करें। द इम्पॉर्टेंट मेजर दैट शुड बी कंसीडर टू प्रिवेंट टाइफाइड इन्फेक्शन आर सैनिटेशन एंड हाइजीन। इसका जो मेन है आपका, जैसे कि सुधार या सुरक्षा करना कैसे करना है, इम्पॉर्टेंट मेजर ये है आपकी स्वच्छता, यानी जितना आप साफ सफाई रखेंगे उतने ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे। Therefore, a careful food preparation and washing if hands is required for preventing typhoid infection. जब भी कोई खाना बना रहे हैं या वॉशिंग करते हैं तो यू शुड वियर योर ग्लव्स, बिकॉज ऑफ कि आप टाइफाइड के कोई भी बैक्टीरिया है या कोई वायरस है उनसे आप बचे रहें। साफ़ हाथों से ही खाना बनाया जाए। क्यों कहा जाता है कि खाना बनाने से पहले हाथ को धोए और खाना खाने से पहले हाथ को धोए, क्योंकि साफ़ हाथ रहेंगे तो खाना भी अच्छा बनेगा और हेल्दी बनेगा। इसीलिए खाना बनाने से पहले, कुछ भी खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धोएं या सैनिटाइज़ करें 70% बेस्ड अल्कोहल से, या फिर तो सोप से या कोई भी सोप लिक्विड सैनिटाइज़र से। वैक्सीनेशन दूसरा है, प्रिवेंशन का तरीका है वैक्सीनेशन। द हु हैज़ रिकमेंडेड 2 टाइफाइड वैक्सीन, नेमली द लेवल ओरल टाइप 21A वैक्सीन, विवो50 बर्नियर। कुछ वैक्सीन है जिसमें से TY21A है और एक है टाइफियम वीओ बाय सैनोफिया पास्चर। नेक्स्ट है टाइफिरेक्स बाय गैलेक्सो स्मिथ। ये कुछ वैक्सीन है टाइफियम बाय सैनोफिया और टाइफिरेक्स बाय गैलेक्सो स्मिथ। ये वैक्सीन का यूज़ करना है, अपने डॉक्टर की सलाह से इसको लेना है ताकि आपको टाइफाइड
इन्फेक्टेड से आप बच जाए, वो उनकी ग्रोथ रुक जाए और आपकी बॉडी हेल्दी होने लगे। तो यहीं तक था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।